नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी साई डायरीज में। और आज का मॉड्यूल मेनली जियोलॉजिस्ट और अर्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि जो बाकी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वो हेल्पफुल हो सकता है। तो इस मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फील्ड जियोलॉजी ज़रूरी क्यों है, हम लोग आखिर फील्ड जियोलॉजी करते क्यों हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फील्ड जियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है किसी भी अर्थ प्रोसेस की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ ये प्राइमरी डेटा हम लोग को प्रोवाइड कराता है आप अगर फील्ड करते हैं। और अगर आपने फील्ड में अच्छे से सैंपल कलेक्ट नहीं किए हैं और भले ही आपके पास वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट्स हों, आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री को नहीं पहचान पाएंगे उन गलत सैंपल्स की हेल्प से। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप फील्ड में डेटा किस टाइप से ले रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आप उसको इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे मेनली 4 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस होल मॉड्यूल। और ये 4 जो पॉइंट्स हैं, ये कहना चाहिए 4 चैलेंजेस हैं जो हम लोग को फील्ड जियोलॉजी में फेस करने होते हैं। सबसे पहले कि हम लोग को क्या डेटा को कलेक्ट करना है, और साथ ही साथ ये एसोसिएटेड रहता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ। आप कोई भी फील्ड वर्क करेंगे तो एक आप प्रॉब्लम को माइंड में लेके उस फील्ड वर्क को कंडक्ट करते हैं। तो क्या डाटा आपको कलेक्ट करना है, साथ ही साथ क्या उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सब देखेंगे स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में। उसके बाद में जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी एपिसोड्स में कि कौन कौन से सूटेबल एक्सपोजर्स होते हैं जहां से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का जो हम लोग का मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से बाकी लोग भी अगर आपके डेटा को पढ़ते हैं तो वो उसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप अपने ही द्वारा कलेक्ट किए हुए डेटा को इस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं और आगे उस डेटा की हेल्प से जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको इस पूरे मॉड्यूल को आप अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहिए पॉइंट रहता है फील्ड वर्क के दौरान। अगर आप सैम्पलिंग सही ढंग से नहीं करेंगे तो आपका डेटा जो आपने जनरेट किया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। आपका पूरा फील्ड वर्क आपने जितने भी दिन किया है वो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग सीखेंगे किस प्रकार से डेटा को प्लॉट करते हैं। हम किसी भी जियोलॉजिक फीचर्स वगैरह को हम लोग प्लॉट करते हैं या बेस मैप पे या फिर एरियल फोटोग्राफ्स पे। ट्रैवर्सिंग का पूरा आपको नॉलेज बताया जाएगा थ्रू आउट दीज कमिंग एपिसोड्स। और साथ ही साथ जो बेसिक्स हैं ब्रंटन क्लाइनो, इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी जनरल फील्ड वर्क के दौरान, इन सब चीज़ों को आप सीखेंगे इस मॉड्यूल की हेल्प से। इसके अलावा कुछ टिप्स इस पर्टिकुलर एपिसोड्स में मैं आपको देना चाहूँगा। आगे भी कुछ टिप्स रहेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप है कि आप कोई भी फील्ड वर्क अगर स्टार्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले डिसाइड कर लें। आप अंडर ग्रेजुएट्स हों या फिर आप मास्टर्स में हों, आपको कोई भी फील्ड वर्क करना है तो एक पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करें कि किस ऑब्जेक्टिव के तहत मुझे फील्ड वर्क करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑब्जेक्टिव, और आपको थ्रू आउट योर फील्ड उसको रिमाइंड करते रहना चाहिए। तो कुछ ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक अगर आपको जनरल इंसाइट्स चाहिए किसी भी एरिया के बारे में, तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे लिथोलॉजी देखना होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखना होगा, उसका एज का डेटा को कलेक्ट करना होगा जो लिटरेचर सर्वे वगैरह करके। या फिर आपको कोई जियोलॉजिक मैप बनाना है, आपका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस अ जियोलॉजिकल मैप, तो उस केस में आपको लिथोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर्स को विजिट करना पड़ेगा, आपको ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा वहाँ पे। या फिर कहें आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को समझना है, किसी भी सेडिमेंट्री डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को समझना है, तो उस केस में आपको ग्राफिक लॉगिंग्स करना होगा। साथ ही साथ पैलेंटोलॉजिकल फीचर्स वगैरह को देखना पड़ेगा, माइक्रोफॉसिल्स को देखना पड़ेगा वहाँ पे। और ऐसे ही कई और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग थ्रू आउट दीज मॉड्यूल्स देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, इवन मुझे भी कई बार कंफ्यूजन रहता है इसमें। एम और ऑब्जेक्टिव, ये दो टर्म्स हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, और कई बार तो इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह एम बोल देते हैं, एम की जगह ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये
एक एक्स्ट्रा पिक मैंने ऐड किया है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका, वो आपका कहना चाहिए एक स्पेसिफिक गोल होता है किसी इंडिविजुअल का, और एम होता है आपका एक जनरल डायरेक्शन में अल्टीमेट गोल। तो ऑब्जेक्टिव जैसे हमने यहाँ पर देखा, जियोलॉजिक मैप बनाना आपका ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, आप इसमें लिथोलॉजी, स्ट्रक्चरल डेटा वगैरह को कलेक्ट करेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ओके, आप डिसर्टेशन वगैरह जब भी करते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वो आपको जो लिखना होता है ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं, वहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव मिलता है हम लोग को। तो ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक छोटी सी चीज को हम लोग जब फोकस करके करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एम क्या होगा आपका? अल्टीमेट गोल। एम जैसे हमारा है किसी भी जियोलॉजिकल फील्ड वर्क का एम क्या होगा कि वहाँ पे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको समझना, अल्टीमेटली यही आएगा ना एम। तो ये हो जाएगा आपका एम। तो ये देख लीजिएगा आप स्लाइड, मैंने ये एक ली थी स्लाइड कोरा से। और इसके बाद जो एम है, जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एम क्या होता है हमारा किसी भी फील्ड वर्क का एम होता है कि डेटा को हम लोग को कलेक्ट करना आपका, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो प्रोसेसेस हुई हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुई हैं, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो भी प्रोसेसेस हुई हैं उस एरिया में, उसको समझना, अल्टीमेट गोल यही होता है। और ये जो प्रोसेसेस आज या कल नहीं हो रही है, जियोलॉजिक टाइम स्केल पे होती आ रही हैं, इन सभी को समझना हमारा अल्टीमेट अल्टीमेट एम होता है। तो ये किसी भी फील्ड जियोलॉजी का आप एम की अगर बात करें, किसी भी फील्ड वर्क की बात करें, तो हमारा अल्टीमेट एम यही होता है। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, आपका मैप बनाना हो सकता है, आपका जियो फिजिकल डाटा को एक्वायर करना हो सकता है, लेकिन एम अल्टीमेटली यही रहता है। तो मुख्यतः फील्ड वर्क में दो पहलू आते हैं, दो चीज़ों को वो कंटेन किए होता है। कोई भी फील्ड वर्क हो आपका, जियो फिजिक्स वाले अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जियो फिजिक्स वालों के लिए भी ये दो चीज़ें वैलिड रहेंगी, ये जियोलॉजी वालों के लिए भी वैलिड रहेंगी कि दो जो कहना चाहिए चीज़ें हैं किसी भी फील्ड वर्क में, वो सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। जो हम लोग किसी भी फील्ड में हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन वर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जो आप फील्ड में देखते हैं वही आप चीज़ को नोट कर सकते हैं, और हर एक स्टूडेंट का अलग ऑब्जर्वेशन होगा, हर एक का अलग एक नज़रिया होगा। तो ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट जो हम लोग फील्ड में करते हैं वो पहला पहलू है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फील्ड वर्क के दौरान। और दूसरा चीज़ होता है कलेक्शन ऑफ द सैम्पल्स एज वेल एज द प्रिसाइज रिकॉर्डिंग। आप कैसा सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप मान लीजिए किसी फॉसिल्स को इकट्ठा करने का चाह रहे हैं, आप बायोस्टेटिग्राफी कर रहे हैं, किसी आप क्लिफ पर खड़े हुए हैं और आपने सैंपल्स को कलेक्ट किया। तो आपने एक बॉटम से एक सैंपल कलेक्ट किया, सैंड सैंपल कलेक्ट किया, या फिर कहना चाहिए शेल का सैंपल आपने कलेक्ट किया, और फिर उसके ऊपर से कलेक्ट किया। तो आप कितना प्रिसाइजली वहाँ पे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि इस डेप्थ से मैंने सैंपल कलेक्ट किया है, या इस हाइट से मैंने सैंपल कलेक्ट किया है। तो वो, और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको लेने होंगे, क्योंकि फील्ड में ही सबसे अच्छे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, नेचुरल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको फील्ड में ही देखने मिलेंगे। तो दो चीज़ों को अगर आप अच्छे से करेंगे फील्ड में, तो आपका जो आउटकम है वो काफ़ी सही आएगा। तो कुछ लोग पूछते हैं भाई एडवांटेज क्या है जियोलॉजिकल फील्ड वर्क का। जो स्टूडेंट्स नेचर लविंग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये हम सभी को पता है। और कई बार तो ये भी होता है कि जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं वहाँ पर हम लोग को जाने का एक बार मौका मिल जाता है, तो ये उस नज़रिए से काफ़ी अच्छा होता है फील्ड वर्क। आउटिंग का अगर आपको शौक है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फील्ड वर्क करना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जाएं कहाँ, फील्ड वर्क करने कहाँ चले जाएं। मैंने अक्सर देखा है, अपने जूनियर्स वगैरह से मैं बात करते रहता हूँ तो बोलते हैं कि भैया यहाँ पर आज हम लोग गए थे, या फिर सीनियर्स से भी मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग फील्ड वर्क किए हैं, इस क्वायरी में हम लोग गए थे फील्ड वर्क करने, इस सेक्शन पे देखे हैं। तो हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग फील्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तो काफ़ी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक्सपोजर काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो वो एक्सपोजर जो रहते हैं आमतौर पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप अंटार्कटिका वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपोजर मिलना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप क्लिफ्स वगैरह
देख सकते हैं आप, अगर कहना चाहिए कोस्टल सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे सी के जो पास में क्लिफ्स वगैरह है वहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई वर्किंग क्वायरीज में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ एक होती है रोड कट्स, कहाँ जहाँ पर भी अगर रोड्स बन रही हैं तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छी तरीके से फील्ड वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो रोड कट्स में क्या होता है कि वहाँ पे वेदरिंग वगैरह का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, काफ़ी अच्छा फ्रेश एक्सपोजर मिलता है आपको। तो वो एक कहना चाहिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है फील्ड वर्क करने के लिए। साथ ही साथ रिवर सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर सेक्शन आपने देखा होगा स्ट्रेटिग्राफी वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि किसी भी सक्सेशन के बारे में जो आप अगर देखेंगे तो रहता है कि ये इस रिवर सेक्शन का है, वहाँ का ये कहना चाहिए टाइप सेक्शन है। तो रिवर सेक्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर फील्ड वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई मैं कहाँ पर करूँ फील्ड वर्क, तो सबसे अच्छा रिकनेसेंस करिए उस एरिया को और एक दिन आराम से रैकी कीजिए पूरा कि देखिए कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और फिर वहाँ पर आप फील्ड वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है कि आप कहाँ कहाँ पर फील्ड वर्क कर सकते हैं। रोड कस्ट, टनल्स, ये पहले ही मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इसके बाद अच्छा, एक टर्म स्टूडेंट्स आमतौर पे यूज करते हैं, आउटक्रॉप और एक्सपोजर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? 2 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज कीजिए और खुद से पूछिए कि अंतर क्या होता है। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सोचा होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो अंतर मैं बताता हूँ। एक्सपोजर और आउटक्रॉप में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है। जो एक्सपोजर है उसका मतलब होता है कि रॉक आपका अर्थ सरफेस पे तो विजिबल है, साथ ही साथ उस पे कोई कवरिंग वगैरह नहीं है। जबकि आउटक्रॉप में होता है कि आपका रॉक्स आपका अर्थ सरफेस पे विजिबल है लेकिन उसके ऊपर कवरिंग है। किसकी कवरिंग है भाई? वहां पर सॉइल हो सकती है या फिर कोई भी कहना चाहिए पेड़ वगैरह हैं उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या है, उसका वेदरिंग इतने आराम से नहीं हो पाएगा। तो क्वार्टजाइट अगर कहीं पे एक्सपोज्ड है मतलब अर्थ सरफेस पे दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर आमतौर पे पेड़ वगैरह नहीं लग पाएंगे, तो उसका वेदरिंग होकर सॉइल वगैरह नहीं बन पाएगी। तो क्वार्टजाइट्स के हमें एक्सपोजर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बात करें शेल वगैरह की, कोई अगर फॉर्मेशन है जिसमें शेल है ऊपर, तो शेल का क्या होगा, वो वेदर्ड होकर उसमें पेड़ वगैरह लग जाएंगे। तो आउटक्रॉप है, ऑल्दो वहां पे शेल वगैरह का एक आपको देखेंगे कि माउंट टाइप का है, लेकिन उसके ऊपर आपको सुपरफिशियल डिपॉजिट्स और सॉइल्स वगैरह मिल सकती हैं। तो उसको हम लोग आउटक्रॉप बोलेंगे। तो एक्सपोजर और आउटक्रॉप में अंतर क्लियर रखिए। ओके। देन एक चीज जो अभी मैंने डिस्कस किया था जस्ट, कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होने चाहिए फील्ड में। तो ऑब्जर्वेशंस किसी भी इंडिविजुअल आउटक्रॉप्स पे आप करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी आउटक्रॉप को समझने के लिए, किसी भी एक्सपोजर को समझने के लिए। साथ ही साथ किसी भी रॉक को अगर आप मैप कर रहे हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। मैप करने के पहले ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता है कि बेसॉल्ट है और आप उसको ग्रेनाइट रख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इस टाइप की भी गलती कर देते हैं कई बार। तो बहुत ही अच्छे से उसको देखिए भाई क्या है, प्लूटोनिक है कि आपका हाइपर बेसल है या फिर वॉल्केनिक है, किस टाइप की रॉक है, उसके बाद ही उसको मैप करिए। देन इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस में एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी रहती है कि आप जेनेटिक रिलेशनशिप्स को कैसे समझ पा रहे हैं एक्सपोजर को देखते हुए। तो काफ़ी माइन्यूटली आपको करना होगा। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला था ये जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कि अगर आप कोई भी डिटेल्ड मैप देखेंगे किसी इग्नियस बॉडी के बारे में, तो मैप पे ऐसा लिखा रहेगा कि कॉन्कॉर्डेंट लेयर है किसी भी सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस के बीच में, ऐसा बस दिया रहेगा मैप में। लेकिन ये फील्ड में ही आप ऑब्जर्व करके बता पाएंगे कि भाई ये एक सिल है या फिर लावा फ्लो है। देखिए बहुत बड़ा अंतर है, सिल और लावा फ्लो में बहुत अंतर है। सिल मतलब प्लूटोनिक है, इंट्रूड हुई है, कॉन्कॉर्डेंट होगी वो भी। लावा फ्लो भी अगर हो रहा है तो वो भी कॉन्कॉर्डेंट नेचर टाइप का शो करेगा अगर आप मैप में देखेंगे। तो ये आपको फील्ड में देख के ही बताना है। ओके, अगर मैं मैप में इग्नियस बॉडी बस मार्क करके दे दिया हूँ, वहाँ पे नहीं बताया हूँ कि प्लूटोनिक है कि आपका वॉल्केनिक है, तो आपको फील्ड में देख के ही आप बोल पाएंगे कि ये सर आपका वॉल्केनिक है या फिर आपका प्लूटोनिक है, मतलब सिल है या फिर आपका एक लावा फ्लो है। तो इस टाइप की ऑब्जर्वेशंस आप फील्ड में देखकर ही बता पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑब्जर्वेशंस। साथ ही साथ आपको कभी भी ये हमेशा याद रखना है कि एक इंटरप्रिटेशन आप देना चाहते हैं तो केवल एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे मत दीजिए। एक ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि रॉक ऐसा है, तो तुरंत झट से नहीं दीजिए, आपकी अपना इंटरप्रिटेशन तुरंत मत दीजिए। थोड़ा और ऑब्जर्वेशंस कीजिए और पहलुओं से देखिए उसको। उसके बाद आप फाइनल
एक कहना चाहिए कंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो ये काफ़ी कहना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस टाइप का है कि सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा किसी भी एक्सपोजर पे, उसके बाद डाटा को कलेक्ट करना होगा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद आपको एडिशनल रिलेशंस देखने होंगे, मतलब उसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को, आपके कलेक्टेड डाटा को सही बोल रही हैं। और उसके बाद एक आप हाइपोथेसिस देंगे कि आपने फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सपोजर पे हैं, आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके साथ एसोसिएटेड डेटा को देखा और हाइपोथेसिस दिया कि ये ऐसा प्रोसेस के थ्रू बना है। अब देखिए कि आपका वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। हो सकता है कि वो सरवाइव ना कर पाए, आपका गलत प्रूव हो जाए किसी और ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। तो उस केस में आप सेकंड हाइपोथेसिस की ओर मूव करेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे जब तक कि आपका सही ना हो जाए। तो इस टाइप से आपको फील्ड में करना चाहिए ऑब्जर्वेशंस को। इसके अलावा यहाँ पे टीसी चैम्बरलिन का एक पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है, हाइपोथेसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी हुई है उसमें। ये पढ़ना चाहिए आपको भी, मैं रिकमेंड करूँगा, गूगल पे ही आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं, तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये पेपर काफ़ी अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर उठ रहा होगा कि भाई इतने ज़्यादा हाइपोथेसिस हम लोग क्यों फील्ड में कंसीडर करते हैं। तो इसका कहना चाहिए ये आंसर एक निकल के आता है कि आप किसी भी फील्ड को रिविजिट नहीं करते हैं। आप खुद से पूछिए, अगर आप लास्ट फील्ड वर्क जहाँ पर किए थे उसके बाद आप उस एक्सपोजर को क्या दोबारा विजिट किए हैं, या कितने बार विजिट किए हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में, या डाटा कलेक्ट करने के बाद आप कितने बार उस पर गए हैं। नहीं जाते हैं हम लोग नॉर्मली। तो इसीलिए आप उस आउटक्रॉप को, उस एक्सपोजर को दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको काफ़ी सारे हाइपोथेसिस को देना वहाँ पे ज़रूरी है। साथ ही साथ आप फील्ड में ही बता पाएंगे कि किस प्रकार से बाकी ऑब्जर्वेशंस के साथ आपका एक्वायर किया हुआ ऑब्जर्वेशन इंटर रिलेटेड है। तो उस चीज़ को अगर समझना चाहते हैं तो फील्ड में ही आपको काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस देने होंगे और उसके बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क पे पहुंचना होगा। साथ ही साथ अगर आप एक कोई छोटा सा स्पेसिमेन भी आप कलेक्ट करते हैं फील्ड से, और आपने अगर बाकी उसके एसोसिएटेड जो फीचर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में उसको कलेक्ट नहीं किया है, तो वो सैंपल आपका बेकार है। मिसाल के तौर पे आप अगर कहना चाहिए हाइड्रोथर्मल किसी डिपॉजिट के पास काम कर रहे हैं, कोई इग्नियस एक्टिविटी हुई है, उसके बाद हाइड्रोथर्मल्स आपको अल्ट्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, और आपने आजू बाजू के जो उसके फीचर्स हैं एसोसिएटेड उसको आपने ओवरलुक कर दिया और आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो वो आपका सैंपल कहना चाहिए अपना जो पोटेंशियल रखता है ना, वो लूज कर देगा पोटेंशियल। उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको फील्ड में देखनी होगी। कई बार ये भी हो सकता है कि आप जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो सही नहीं हो रहे हो। तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को लेके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के साथ वहाँ पर एक रिमार्क देना चाहिए और उसके बाद अगले स्पॉट पर आपको फील्ड करना चाहिए। साथ ही साथ कई बार हाइपोथेसिस आपके गलत इसीलिए भी हो जाते हैं कि आपने इनिशियल जो अजम्पशंस हैं वही इनकरेक्ट लिए होंगे। आपने अगर इस चैनल पे पुराने वीडियोस देखे होंगे, एक वीडियो जो शेयर किया गया था, एज ऑफ द अर्थ करके एक था, तो उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से गलत अजम्पशंस, इनिशियल अजम्पशंस लेने के कारण एज हमारा जो अर्थ का है वो गलत अ, मिला था हम लोग को स्टार्टिंग में। तो इनिशियल अजम्पशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक और फील्ड में प्रॉब्लम होती है आमतौर पे कि कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को हम लोग किस प्रकार से समझें। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस आखिर क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ प्रोसेस डायनेमिक है, हम सभी जानते हैं। दो से ज़्यादा, आमतौर पर कई, कहना चाहिए दो और दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही समय पे एक्ट कर रही होती है किसी भी एक्सपोजर पे जियोलॉजिक पास्ट में, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस शो करते हैं। और इस अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मैपिंग हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ट्रेवर्स लेके मैपिंग करते हैं। तो एक जो प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि मैपिंग आखिर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए कई फोल्ड्स और फॉल्ट्स को हम लोग जब देखते हैं फील्ड में, तो अगर आप उसको एक फॉर एग्जांपल 1:25,000 स्केल पर देख रहे हैं, तो आप उसको अगर मार्क करते जाएंगे तो आप ओवरलुक नहीं कर पाएंगे किसी भी फॉल्ट वगैरह को, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली फॉल्ट्स और फोल्ड को मार्क करके एक्सट्रापोलेट करना होगा और एक रीजनल स्केल पर उसको देखना होगा कि पूरा जो डायनेमिक्स है वो किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो इसीलिए मैपिंग ज़रूरी है। साथ ही साथ आप डेटा को जितना ज़्यादा कलेक्ट करेंगे और उसको अगर आप अपना फील्ड डायरी में लिखते जाएंगे और साथ ही साथ मैप पे भी मार्क करते जाएंगे,
तो आपको एक रीजनल ओवरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग जो डेटा को कलेक्ट करते हैं अगर हम उसको नोट डाउन नहीं करें तो हम लोग सभी जानते हैं जो फॉरगेटिंग कर्व होता है कि आप कहना चाहिए कि आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लूज कर देते हैं स्टार्टिंग 1 आवर में। तो अगर आप उसको नोट नहीं करेंगे तो आप ओवरलुक कर देंगे कुछ फीचर्स को जो आप डिस्कवर कर सकते थे। तो इसीलिए मैपिंग में पॉइंट्स को मार्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैपिंग और सेक्शंस आइडियल्स माने जाते हैं। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है फील्ड का उसको किसी थर्ड पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। आप जैसे अपने टीचर्स वगैरह के साथ जाते हैं फील्ड वर्क पे, आपने किसी भी कहना चाहिए पूरा ट्रेवर्स के लॉन्ग फॉल्ट्स को नोटिस किया है, फॉल्ट का डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसको आप रिप्रेजेंट करके अगर आप एक मैप प्रिपेयर करते हैं तो आप अपने जूनियर्स को बता पाएंगे कि देखिए यहाँ से आप अगर चलना शुरू करेंगे और इस डेस्टिनेशन तक जाएंगे तो आपको ये फॉल्ट मिलेंगे, और आपको अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका ये फीचर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है मैपिंग करना। साथ ही साथ कुछ अदर क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए किसी भी एक स्टूडेंट में अगर वो फील्ड वर्क कर रहा है। आमतौर पर अगर आप 15 से 20 दिन के फील्ड वर्क पे हैं, अगर आप बाहर हैं, तो उन कंडीशंस में टीम वर्क, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप्स वगैरह ये सभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप इंटेंस फील्ड वर्क करते हैं, और आपको लाइफ सेविंग स्किल्स आनी चाहिए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लाइफ सेविंग स्किल्स आप सीखें, और काफ़ी चैनल्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, और आप देखते भी होंगे बियर गिल्स के, आपने अगर कुछ एपिसोड्स देखे होंगे तो वहाँ पर वो सिखाता है कि किस टाइप से आप सेव हो सकते हैं। कई बार आपको स्नैक्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है फील्ड वर्क में, तो ये सांप और बिच्छू वगैरह तो आपको आराम से मिलेंगे फील्ड वर्क अगर आप करते हैं। साथ ही साथ आपको बाकी वाइल्ड एनिमल्स से कैसे बचना है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे अपने टीममेट्स को प्रोवाइड करनी है तुरंत, फर्स्ट एड का कैसे यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और फील्ड में ये आमतौर पे देखा जाता है कि ग्रुप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अच्छे से नहीं बनता है लोगों का। तो उन सभी चीज़ों को भी थोड़ा देखना चाहिए अगर आप फील्ड वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ अदर चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप अच्छा एक फील्ड वर्क करना चाहते हैं। साथ ही साथ दूसरों से सीखने का जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए। अगर आप जियोलॉजी में हैं तो आप ये 100% मान के चलिए, आपके टीचर हों या फिर इवन मैं हूँ, कोई भी हूँ, 100% नॉलेज किसी को नहीं होता है। तो एक दूसरे से सीखने का जो एटीट्यूड है वो हमेशा होना चाहिए। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को प्लानिंग करनी होती है फील्ड के लिए, साथ ही साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सामान क्या क्या चाहिए होता है किसी भी फील्ड वर्क को इनिशिएट करने के लिए। तो वो सभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपने इस एपिसोड में जो सीखा है वो आपके फील्ड वर्क के लिए काम में आएगा आगे। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इस बार हम लोग ने फील्ड वर्क में सीखा है। इस लेक्चर में हम लोग ने सीखा है कि किसके लिए ये फील्ड मॉड्यूल पूरा बना हुआ है, साथ ही साथ हम लोग क्यों फील्ड करते हैं। इसके बाद देखा कि इस मॉड्यूल में पूरा हम लोग 4 पहलुओं पे नज़र देखेंगे, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, एक्सपोजर के बारे में, फील्ड रिकॉर्ड को कैसे बनाना है और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। उसके बाद देखें आउटपुट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो रहेगा सैम्पलिंग और रिपोर्ट राइटिंग। कुछ टिप्स बताई हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आपको फिक्स करके चलना है। इसके बाद मेन अल्टीमेट एम होता है प्रोसेसेस को समझना हमारा। फील्ड वर्क में 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। एडवांटेजेस देखे हैं आपने फील्ड वर्क के, कहाँ कहाँ पे फील्ड वर्क कर सकते हैं, आपने देखा कि रोड कट सेक्शंस वगैरह में कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एक्सपोजर और आउटक्रॉप में अंतर समझा हम लोगों ने। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस को किस प्रकार से करना है वो देखा, ऑब्जर्वेशंस के बारे में कैसे उसको चेक करना है, साइकिल को पूरा समझा। इसके बाद हम लोग क्यों हाइपोथेसिस को हम लोग देते हैं फील्ड में, ये देखा। कॉम्प्लेक्स फील्ड रिलेशनशिप्स क्यों बनते हैं और उनको कैसे टैकल करेंगे, इसके बारे में एक ओवरव्यू देखा कि क्यों हम लोग मैप पे मार्क करते जाते हैं, फीचर्स को देखते हैं, क्यों छोटे से छोटा ऑब्जर्वेशन को लिखना ज़रूरी है, इसके बारे में एक हल्का सा डिस्कस किया। और लास्ट में देखा कि क्या क्या अदर क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छे से फील्ड वर्क को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे प्लानिंग ऑफ द फील्ड वर्क, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कहना चाहिए
इक्विपमेंट हैं जो हमें चाहिए होते हैं फील्ड वर्क के दौरान। तो आई होप आपको ये सभी रिकॉल हुआ होगा इस रैपिड रिव्यू के थ्रू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर सकते हैं आप, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में कमेंट में आप बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।